से 4 साल पहले यानी कि 22 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक दल पाकिस्तान के लाहौर से कराची के लिए एक छोटी उड़ान के लिए तैयार हो रहा था। उस समय पाकिस्तान और दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण इस विमान में केवल लोकल पाकिस्तानी लोग ही सवार थे। ये उड़ान उन एकमात्र उड़ानों में से एक थी जो महामारी के समय भी संचालित की जा रही थी। इसके अलावा यह फ्लाइट रमजान के पवित्र महीने के दौरान ऑपरेट हो रहा था, जिसका अर्थ है कि चालक दल के अधिकांश सदस्य उपवास कर रहे थे और यही उपवास आगे चल के इस हादसे के पीछे मुख्य कारणों में से एक बनेगा। आप में से जो लोग इस मुस्लिम परंपरा से अपरिचित हैं, उन्हें मैं बता दूं कि रोजा के समय सुबह में सूर्योदय से पहले सहरी खाई जाती है और दिन भर कुछ खाना पीना नहीं होता है और सीधे सूरज ढलने के बाद खजूर खा के रोजा खोला जाता है। हमें इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि इस उड़ान से पहले दोनों पायलटों ने अपना दिन कैसे बिताया, लेकिन पिछले 30 दिनों के दौरान दोनों पायलटों ने सामान्य से काफी कम उड़ान भरी थी। इस उड़ान के 3 दिन पहले से ही कैप्टन रेस्ट पे थे। दोनों पायलट उड़ान की योजना बनाने के लिए लाहौर में क्रू रूम में मिले। मौसम बिल्कुल ठीक लग रहा था। दोपहर के बाद लाहौर में केवल कुछ तूफान की आशंका थी और उनका डेस्टिनेशन यानी कि कराची में विजिबिलिटी तो ठीक थी, पर दक्षिण पश्चिम दिशा से हल्की से लेकर कभी कभी तेज हवाएं चल रही थीं। वास्तव में दूसरे शब्दों में कहे तो यह उड़ान भरने के लिए अच्छा दिन था। पायलटों ने नो टाइम के साथ साथ उड़ान योजनाओं की जांच किया और फिर वे अपने 6 केबिन क्रू सदस्यों के साथ विमान की ओर चले गए। यह उड़ान स्थानीय समयानुसार लगभग दोपहर के 2 बजे निर्धारित की गई थी। इस फ्लाइट के कैप्टन सजाद गुल थे, जो पिछले 24 सालों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके पास कुल 17,250 घंटे का अनुभव था, जिसमें से उन्होंने 4,800 घंटे एयरबस A320 पर बिताया था। उन्हें हाल ही में एयरबस A320 के स्टैंडर्ड इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका अर्थ है कि वे यह जांच करते थे कि अन्य पायलट विमान पर संचालन करते समय सही मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कैप्टन पहली बार में ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में शामिल होने में कैसे कामयाब हो गए, क्योंकि ना ही इस पायलट की दिमागी स्थिति सही थी और न ही इसका नेचर सही था। यह बॉसी टाइप का आदमी था। जब कैप्टन ने 1996 में आवेदन किया था तो उन्हें मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरना पड़ा था, जैसा कि सभी पायलटों को करना पड़ता है। लेकिन वे इस मूल्यांकन में विफल हो गए क्योंकि वे दबंग स्वभाव के थे और उनकी बुद्धि औसत से कम थी। इसके साथ साथ वे फर्स्ट ऑफिसर के प्रति बहुत कम सम्मान रखते थे। कैप्टन के पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं था, लेकिन इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी इस आदमी को कैप्टन बना दिया जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोग इस एयरलाइंस को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं बल्कि प्रे इन एडवांस कहते हैं। इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर 33 वर्षीय उस्मान आजाम थे, जिनके पास कैप्टन की तुलना में काफी कम अनुभव था। वे लगभग 10 साल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में शामिल हुए थे और उन 10 वर्षों के दौरान उन्होंने केवल 2,300 घंटे से कम की उड़ान भरी थी, जिसमें से लगभग 1,500 घंटे उन्होंने एयरबस A320 पर बिताया था। हम फर्स्ट ऑफिसर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उन्हें भी अपने शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी, जिसके कारण उन्हें सेकंड ऑफिसर से फर्स्ट ऑफिसर में प्रमोट होने से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। लेकिन 2015 के बाद उनकी ट्रेनिंग का इतिहास काफी साफ सुथरा रहा, जिनके कारण उन्हें सेकंड ऑफिसर से फर्स्ट ऑफिसर में प्रमोट कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफिसर इस फ्लाइट के लिए पायलट फ्लाइंग के रूप में कार्य करेंगे और कैप्टन पायलट मॉनिटरिंग के रूप में। वे जिस विमान को उड़ाने जा रहे थे वह 16 साल पुराना एयरबस A320 था, जो 2 CFM 56 हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन से लैस था। इस उड़ान से पहले विमान ने कोरोना वायरस के कारण बहुत कम उड़ान भरी थी। ये विमान अच्छी स्थिति में था। केबिन क्रू ने अपनी सुरक्षा जांच पूरी की और 91 यात्री और 8 क्रू इस विमान में सवार होते हैं। इस उड़ान के सभी यात्री पाकिस्तानी नागरिक थे जो संभवतः अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ना चाह रहे थे, जहां वे पिछले महीने कोरोना के वजह से नहीं जा पाए थे। 1:05 और 30 सेकंड पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 लाहौर में मौजूद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची में मौजूद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट कुल 1 घंटे 45 मिनट की होने वाली थी, जिसमें इसे 1021 किलोमीटर का सफर करना था। टेक ऑफ करने के कुछ समय बाद केबिन क्रू में से एक ने पायलटों को फोन किया और पूछा
कि क्या वे हल्का नाश्ता करना चाहते हैं, लेकिन दोनों पायलटों ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि वे अभी भी उपवास कर रहे थे। धीरे धीरे विमान फ्लाइट लेवल 340 या 34,000 फीट पर पहुंच गया, जहां उन्हें लगभग 45 मिनट तक क्रूज करने के लिए कहा गया। वॉइस ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से पायलट इस समय महामारी पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे कोरोना वायरस लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। 1:24 और 24 सेकंड पर फ्लाइट को कराची क्षेत्र नियंत्रक को सौंप दी गई, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी पर उनका स्वागत किया और फिर उन्हें कराची में नवाब शाह 2A के आगमन के लिए मंजूरी दे दी। कंट्रोलर ने उनसे यह भी कहा कि वे रनवे 25 लेफ्ट के लिए ILS अप्रोच की उम्मीद कर सकते हैं। चूंकि फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिए यह उनका ड्यूटी था कि वे अप्रोच ब्रीफिंग को तैयार करें। विमान के लगातार उतरने के बावजूद भी वे लैंडिंग की तैयारी नहीं कर रहे थे। इसके बजाय पायलट कुछ अन्य गैर परिचालन चीजों के बारे में बात कर रहे थे। आमतौर पर लैंडिंग करने से 100 नॉटिकल माइल्स पहले ही या फिर 185 किलोमीटर पहले ही लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दिया जाता है। पायलट्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लैंडिंग के पहले उन्हें वास्तव में बहुत सारी चीजें करनी होती है। लैंडिंग के ठीक पहले पायलट फ्लाइंग आमतौर पर कंट्रोल पायलट मॉनिटरिंग को सौंप देता है, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान पायलट मॉनिटरिंग, रेडियो और नियंत्रण दोनों को ही संभालेगा। और इस समय पायलट फ्लाइंग सारे रेडियोज, फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर और मिनिमस को चेक करेगा, और ये सब हो जाने के बाद पायलट फ्लाइंग किसी भी संभावित खतरे और उससे निपटने के बारे में पायलट मॉनिटरिंग को बताएगा, जिसके बाद आगमन प्रक्रिया, मिस्ड अप्रोच, लैंडिंग डिस्टेंस और टैक्सी रूटिंग को कैलकुलेट किया जाता है। यदि पायलट हवाई अड्डे से बहुत परिचित हैं या यदि वे दूसरी बार उस दिन उसी हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं, तब इन सब चीजों को कैलकुलेट करने का समय घटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया को कभी भी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन पायलट इस अप्रोच ब्रीफिंग को पूरा करने के किसी भी इरादे के बिना गैर परिचालन चीजों के बारे में बात करते रहे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। स्थानीय समय अनुसार 2:15 पर फर्स्ट ऑफिसर ने इनिशियल डिसेंट के लिए कंट्रोलर से संपर्क किया। तब कराची कंट्रोलर ने अनुरोध का उत्तर दिया और उन्हें शुरू में फ्लाइट लेवल 100 तक उतरने की मंजूरी दी। ऊंचाई की मंजूरी प्राप्त होने के बाद उड़ान भरने वाले पायलट को FCU में नई ऊंचाई सेट करनी चाहिए और फिर सेट कहना चाहिए, और उसके बाद पायलट मॉनिटरिंग को यह सत्यापित करना चाहिए कि दर्ज किया गया मान वही है जो उसने सुना था या नहीं, और यदि ऐसा था तो उसे जवाब देना चाहिए कि फ्लाइट लेवल 100 की जांच की गई। इस तरह ऐसा करने से गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी पायलट की ओर से कोई कॉल आउट नहीं किया गया। इस सबेन पॉइंट तक विमान को 3000 फीट की हाइट तक उतर जाना चाहिए था, पर इस पॉइंट तक आने के बावजूद भी पायलटों ने विमान को नीचे नहीं उतारा। कंट्रोलर पायलटों से अप्रोच कंट्रोल से संपर्क करने के लिए कहते हैं। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वे पायलटों से संपर्क करने में असमर्थ रहते हैं। कंट्रोलर अब गार्ड फ्रीक्वेंसी पर विमान से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गार्ड फ्रीक्वेंसी एक विशेष रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी आपात स्थिति के लिए आवंटित की जाती है। यह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसका उपयोग कंट्रोलर और पायलटों के बीच आपसी बातचीत के लिए किया जाता है, पर 2 बार गार्ड फ्रीक्वेंसी पर कॉल करने के बावजूद भी पायलटों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। आखिरकार कई बार कोशिश करने के बाद पायलटों की तरफ से जवाब आता है और एक बार फिर से फ्लाइट 8303 से कनेक्शन रीएस्टैब्लिश्ड हो चुका था। जब विमान को कराची अप्रोच को सौंपा गया, तब कराची अप्रोच ने उन्हें 3000 फीट नीचे तक उतरने के लिए मंजूरी दे दिया। इस समय विमान मैकली वे पॉइंट के पास मौजूद था। मैकली वे पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी विमान 9000 फीट की हाइट पर मौजूद था, जबकि इसे इस समय 3000 फीट की हाइट पर होना चाहिए था। कंट्रोलर ने पायलटों से पूछा कि क्या आप लोग सच में लैंडिंग के लिए तैयार हैं? तब पायलटों ने जवाब दिया कि हाँ, हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हैं। नॉर्मल लैंडिंग के दौरान विमान को 3 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, पर इस समय विमान 6 डिग्री पर था। पायलटों ने स्पीड ब्रेक लगाया, जिससे ड्रैग इंक्रीज हो गया। कराची टावर ये सब कुछ देख रहा था। कराची टावर ने हॉटलाइन पर कराची अप्रोच को फोन किया और उन्हें बताया कि फ्लाइट 8303 बहुत ऊंचाई से ही लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर अप्रोच कंट्रोल ने उन्हें ऊंचाई कम करने के लिए 360 डिग्री का टर्न लगाने के लिए कहा।
पर पायलटों ने ऐसा नहीं किया। पायलट ना ही कोई रूल और ना ही कोई एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे थे। स्पीड ब्रेक्स के डिप्लॉय होने के बावजूद भी विमान काफी ऊंचाई पर था। जब वे एयरपोर्ट से महज 18 किलोमीटर दूर थे तब विमान को 3000 फीट के आसपास होना चाहिए था, पर विमान अभी भी 7000 फीट के आसपास फ्लाई कर रहा था। इस बिंदु पर कराची अप्रोच ने चिंता से कहा कि सर, यदि आप चाहते हैं तो एक ऑर्बिट उपलब्ध है। True orbit is available if you want. Negative, sir. We are comfortable. We can make it, inshallah. पायलटों ने ऊंचाई को कम करने के लिए 360 डिग्री का टर्न लगाने से मना कर दिया। वे अब रनवे से मात्र 6.5 नॉटिकल माइल या लगभग 12 किलोमीटर दूर थे, पर अभी भी विमान 3700 फीट पर फ्लाई कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने विमान के नोज को काफी तेजी से नीचे की ओर धकेला, जिसके कारण ऑटो पायलट मोड डिस्कनेक्ट हो जाता है और कॉकपिट में मास्टर वार्निंग और सीआरसी वार्निंग बजने लगता है, क्योंकि विमान काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। उसके ठीक बाद जीपीडब्ल्यू या ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। विमान अब 7400 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे की तरफ जा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद कॉकपिट में सिंक रेट और पुल अप चेतावनियां भी बजने लगती हैं। विमान को ऊपर ले जाने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींचा, लेकिन अभी भी विमान 5030 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे की तरफ जा रहा था, जो सामान्य से कहीं अधिक है। जब ये सब हो रहा था तभी लैंडिंग गियर गलती से पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से व्हील्स अंदर की तरफ चले जाते हैं और स्पीड ब्रेक भी बंद हो जाता है। 2:32 पर कराची अप्रोच कंट्रोल ने फ्लाइट 8303 को रनवे 25 लेफ्ट पर लैंडिंग के लिए मंजूरी दे देता है। विमान अभी भी बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। फर्स्ट ऑफिसर अब थोड़ा चिंतित था और उसने कैप्टन से पूछा कि क्या हमें ऊंचाई को कम करने के लिए 360 डिग्री का टर्न लगाना चाहिए या नहीं, लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। वे अब रनवे से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे और विमान अभी भी 1000 फीट की हाइट पर मौजूद था। कुछ सेकंड्स बाद ई कैम पर एक संदेश पॉप अप हुआ। यहाँ ई कैम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर। ई कैम एक सेंट्रल हब है जहाँ आप अपने एयरबस हवाई जहाज के बारे में सभी प्रकार की चीजें देख सकते हैं। यदि आपको किसी समस्या का निवारण करने की आवश्यकता है तो आपको ई कैम पर जाना चाहिए। ई कैम में वार्निंग डिस्प्ले होने लगता है कि लैंडिंग गियर नीचे नहीं है। आमतौर पर ऐसा होने पर आपको ऑरल वार्निंग भी मिलती है, लेकिन ओवर स्पीड चेतावनी के चलते लैंडिंग गियर का चेतावनी सुनाई ही नहीं देता है। ई कैम अब चेतावनियों से भरा हुआ था, इसलिए कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से चेतावनियों को रद्द करने के लिए कहते हैं। कुछ सेकंड्स बाद कॉकपिट में लो टेरेन और पुल अप वार्निंग भी बजने लगती है, पर इन सब चेतावनियों के बावजूद विमान लगातार नीचे की तरफ जाना जारी रखता है। अब पायलटों को विमान का स्पीड 225 नॉट से घटाकर 152 नॉट तक ले जाना था। भले ही इंजन को बंद करने के लिए वापस खींच लिया गया था, लेकिन अब काफी देर हो चुका था। विमान 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे पर बिना पहियों के रगड़ने लगा। पायलटों ने विमान को रोकने के लिए रिवर्सर्स को निकालने का कोशिश किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि विमान बिना पहियों के ही लैंड कर चुका था। आप इस फुटेज में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विमान किस तरीके से रनवे के साथ घिस रहा है। फर्स्ट ऑफिसर ने घबराहट में कहा कि टेक ऑफ सर, टेक ऑफ। थ्रॉटल को मैक्स पर पुश कर दिया गया। इंजन नंबर 2 काफी बुरी तरह से रनवे के साथ घसीट गया। दोपहर के 2:15 पर विमान एक बार फिर से टेक ऑफ करता है। जैसे ही विमान ऊपर की तरफ बढ़ा, वैसे ही विमान में फिर से 2 लो गियर की चेतावनी बजने लगती है, जिससे उन्हें पता चल गया कि उन्होंने गियर नीचे नहीं किया थे। यह सब देखने के बाद कंट्रोलर ने तुरंत हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल लगा दिया। इंजन 1 से लगातार तेल बह रहा था, जिसके कारण इंजन नंबर 1 भी 2:15 पर काम करना बंद कर देता है। Confirm you are carrying out daily training?
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 8303 अब दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक के ऊपर टाइम बम की तरफ फ्लाई कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद विमान लेफ्ट की तरफ झुकना शुरू कर देता है। विमान अब काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। कैप्टन रनवे की तलाश कर रहे थे ताकि विमान को जल्द से जल्द लैंड कराया जा सके। कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग सक्रिय हो चुका था। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से विमान के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कहते हैं, जिस पर कैप्टन जवाब देते हैं कि मैं गति कैसे बढ़ाऊं। दोनों की दोनों ही इंजन फेल हो चुका है। पायलटों ने विमान को कराची में मौजूद फैसल एयरबेस पर उतारने का सोचते हैं, पर उन्हें एयरबेस दिखाई ही नहीं देता है। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से कहते हैं कि वे केबिन क्रू को सीट पर बैठने के लिए कहे। ये कहने के तुरंत बाद कैप्टन करके चिल्लाने लगते हैं। फ्लाइट 8303 दोपहर 2:40 पर जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 3 किलोमीटर दूर कराची की घनी आबादी वाले मॉडल कॉलोनी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण विमान के अंदर मौजूद 99 लोगों में से 2 को छोड़कर बाकी सभी लोग इस दुर्घटना में मारे गए और जमीन पर मौजूद एक व्यक्ति भी घातक रूप से घायल हो गया। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत घटनास्थल की ओर भेजा गया, लेकिन पतली गलियों और लोगों की भारी भीड़ जो अब मदद करने की कोशिश करने के लिए आए थे, उनके कारण बाधित हो गई। दुर्घटना का कारण स्पष्ट रूप से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन न करना और दोनों पायलटों द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देशों की अवहेलना करना पाया गया। यह भी पाया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को चालक दल को गियर अप लैंडिंग के बारे में तुरंत सलाह देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पायलटों को मुद्दे की गंभीरता को समझने में मदद मिल सकती थी। इसके अलावा एक अन्य संभावित कारण यह था कि पायलट उपवास कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने काम को निरंतरता से नहीं किया। इस दुर्घटना के बाद कई सिफारिशें की गईं, जिनमें से एक सिफारिश थी कि यात्री और चालक दल के सुरक्षा के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का उचित पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एयरलाइन कंपनियों को अपने पायलटों के साथ नियमित तौर पर प्रशिक्षण और जांच करने की जरूरत है। इससे वे उन्हें चुनौतियों का सामना करने और सुरक्षित उड़ान भरने में मदद कर सकें। कुल मिलाकर यह घटना यह साबित करती है कि हवाई सुरक्षा में नियमों, प्रक्रियाओं और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का सख्त पालन होना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं न घटे और यात्री और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।